अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, ये जो 5 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके दिखाई है आर्टिकल 370 हटाने की लद्दाख और कश्मीर से, जिसके लिए हम शुरू से ही कहते रहे कि ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बीजेपी को सियासी फ़ायदा हुआ था फॉर द टाइम बिंग, और उन्होंने ये एक पॉलिटिकल कार्ड खेला था, लेकिन उससे इंडिया और चाइना के बीच और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हुई है, जो कि आज तक जारी है। और इंडिया इसको अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया है। और फिर चाइना से लड़ने की कैपेबिलिटीज़ ना होने की वजह से इंडिया ने रूस से ये जो रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप हमारी सेटिंग करें, चाइना के साथ हमारे जो टेंशन है इसको कम करें। इस सबके बीच में ये खबरें आ रही हैं कि रूसी सदर ने कहा है कि हमारा पूरा कॉपरेशन चाइना के साथ है। और पुतिन ने कहा है कि चाइनाज आर्म्ड फोर्सेस आर इक्विप्ड विद द मोस्ट एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब ये इंडिया के लिए पुतिन का मैसेज है। वैसे पुतिन साहब का मैसेज इंडिया के लिए है कि मित्रों, आप रूस से S-400 और ये इस तरह के हथियार तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन याद रहे कि चाइना के हथियार दुनिया के जदीद तरीन हथियारों में से एक है। टू अ लार्ज एक्सटेंट उनके हथियारों की एक बड़ी तादाद, ऐसा नहीं कि छोटा सा हिस्सा उनका जदीद नहीं, उनके हथियारों की बड़ी तादाद मॉडर्न वेपन्स पर मुश्तमिल है। और पुतिन ने कहा है, 2 रोज़ कबल ही उन्होंने कहा है कि वी आर इवन डेवलपिंग टुगेदर यानी चाइना के साथ मिलकर, वी आर इवन डेवलपिंग टुगेदर सर्टेन हाई टेक टाइप्स ऑफ वेपन्स, वी आर वर्किंग इन स्पेस, एयरक्राफ्ट एरियाज, ऑन प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। यानी कि मोदी साहब, ये जो डुगडुगियाँ आप हमसे ख़रीद रहे हैं ना रशियन से, ये तो हम चाइना के साथ मिलके बना रहे हैं भाई, ये तो हम उनके साथ मिलके बना रहे हैं। और इसीलिए मित्रों, हम ब्रॉडर व्यू में कई बार कह चुके हैं, आपको कई बार बता चुके हैं, ये बीजेपी आरएसएस के समर्थक असल में मानते नहीं है, वो न्यूट्रल होकर चीज़ों को नहीं देखते। हम कई बार ब्रॉडर व्यू में कह चुके हैं कि रूसी हथियार इंडिया को चीन के खिलाफ कोई हेल्प नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ रशियन वेपन इंडस्ट्री में चाइना की बड़ी गहरी इन्फ्लुएंस है, उनकी प्रेजेंस है वहाँ पर। S-400 का इतना शोर मचाया गया और हम कहते रहे कि ये जो S-400 या दूसरे रशियन हथियार बन रहे हैं, इसमें बड़ी तादाद उन पुर्जों की होती है जो कि चाइना खुद बना रहा होता है। और हमने ये कई बार कहा कि ये एक फजूल किस्म की इन्वेस्टमेंट है, पैसे इंडिया ने बर्बाद किए हैं, इसका चाइना के खिलाफ उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि चाइना के पास कई तरह के मीन्स हैं S-400 को सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय करने का। मिसाल के तौर पर ये जो काइनेटिक वेपन्स हैं उनके पास, काइनेटिक वेपन्स के जरिए ये S-400 को विद इन सेकंड्स रद्दी में बेचने के लायक भी नहीं छोड़ सकते। ये ऐसा कर सकते हैं S-400 को। ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के किसी हद तक असर दिखाए, लेकिन वो भी मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, बात मशकूक है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बड़ी ही गहरे एक इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है दोनों फोर्सेस के बीच। इसको देखकर हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा या नहीं चलेगा। चाइना के खिलाफ तो कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ भी असर दिखाएगा या नहीं, इसका कोई एक कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो जो हमने बात की कि रूस एक रोल प्ले कर रहा है इंडिया की रिक्वेस्ट पे सुलह करवाने के लिए चाइना और इंडिया के बीच, तो मित्रों सवाल उठ रहा है ना कि आखिर ऐसा रशिया क्या कर रहा है। देखें, रशिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक मीटिंग अरेंज हो शी जिनपिंग की और मोदी साहब की, रशिया ये कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना ने कहा है कि देखें, अमेरिकन जो हैं इन्होंने चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बायकॉट करने का ऐलान किया है, और साथ ही अमेरिकन ग्रुप के जो मुल्क हैं, अमेरिका के जो करीबी इत्तेहादी हैं, वो भी बायकॉट का ऐलान कर रहे हैं। असल इसका हदफ ये है अमेरिकन का कि चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक चोट पहुँचा के दुनिया को मैं ये बावर करा सकूँ कि अब भी चाइना का वो असर नहीं है दुनिया में हमारे सामने, हम ज़्यादा पावरफुल मुल्क हैं। असल में अमेरिकन ये करवाना चाह रहे हैं। तो चाइना ने फिर इस पर यह मैसेज दिया है कि अगर मोदी साहब ताल्लुकात में आसानी चाहते हैं तो हैं तो वो अमेरिका के इत्तेहादी, लेकिन उसके बावजूद उनको अमेरिका की मर्जी के ख़िलाफ़ जाकर हमारे विंटर ओलंपिक्स में आना पड़ेगा, ताकि हम दुनिया को ये पैगाम दे दें कि मित्रों एशिया के अंदर अमेरिका ख़त्म है, उसका कोई असर बाकी नहीं है, उसका एक ही इत्तेहादी है मोदी साहब, और वो भी विंटर ओलंपिक्स में बैठा हुआ है चाइना के अंदर।
इससे दुनिया के अंदर ये पैगाम जाएगा कि एशिया में अमेरिका का इकलौता इत्तेहादी भी अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा, और वो भी जो अहम मुद्दे हैं उनमें चाइना की बात मानने लगे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी चाइना मनवा रहा है लेकिन मान रहे हैं। लेकिन अब अगर मोदी साहब रूस की हेल्प से होने वाली इस समिट के लिए विंटर ओलंपिक्स में जाते हैं तो अमेरिका रिएक्ट करेगा मित्रों, इसके चांसेस हैं अमेरिका रिएक्ट करेगा। ये याद रहे कि मोदी जी के चाइना जाने से कोई बॉर्डर से फौजें नहीं हटेंगी चाइना की, सिर्फ इस समझौते पे बात होगी जो कि लास्ट ईयर जयशंकर साहब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के बीच एक समझौता तय पाया था मॉस्को डायलॉग्स में कि इंडियन फौज मजीद पीछे जाएगी। उस मॉस्को डायलॉग्स की जो डिक्लेरेशन आई थी उसमें LAC का लफ्ज़ ही नहीं था। इंडिया ने भी LAC को रद्द करके बॉर्डर एरियाज़ का जिक्र किया था, और बॉर्डर एरियाज़ कहाँ से शुरू होते हैं ये तय होना बाकी है। चाइना के हिसाब से उसके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें इंडिया का अरुणाचल आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, इस पर बात शुरू होनी है। ये मॉस्को डायलॉग्स के अंदर हुआ था। इंडिया ने पहले एग्री कर लिया था, वहाँ भी रशिया के मदद से इंडिया ये तनाज़े हल करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ इंडिया ने की थी, ऑन पेपर उनको लिख के दे दिया कि भाई ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही। लेकिन चाइनीज़ चाहते हैं कि ग्राउंड पे काम हो, सिर्फ लिखे नहीं, इस पर ग्राउंड पे काम हो। इसका मतलब है कि अगर मोदी साहब वहाँ जाते भी हैं विंटर ओलंपिक्स में तो चाइनीज़ टर्म्स पे बात होगी, चाइनीज़ टर्म्स पे। ये है सारा का सारा गेम। डी एस्केलेशन अगर होनी है ना तो सरेंडर की सूरत में हो सकती है। इंडिया पहले सरेंडर करेगा, अब वो ग्रेसफुली करता है, एक ऊपर से उसका एक मास्टर स्ट्रोक मोदी का इस तरह कहकर अपनी मीडिया में प्रमोट करके अगर वो इस तरह से सरेंडर करवाना चाहते हैं कि मोदी जी की भी इज्जत बाकी रहे और फिर काम भी हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम यह है कि लड़ाई नहीं होनी उसके बाद, अगर मोदी जी रूस की सरबराही में चाइना की ये बात मान लेते हैं तो। और हिंदुत्व के जो अक्सर हार्डलाइनर इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो भी अब ये चीज़ जानने लगे हैं कि भाई इंडिया बुरा फंसा है अमेरिका और रूस के बीच में, और फिर चाइना के फैक्टर की वजह से इंडिया बुरा फंस गया है। अब देखें मिसाल के तौर पर हिंदुत्व के एक बड़े ही मशहूर एनालिस्ट हैं और बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, तो मेजर साहब फरमा रहे हैं कि देयर इज़ US ऑन वन हैंड। अब देखें वो खुद ही एग्री खुद ही कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसको अपनी इंडिया की एक फेवर में ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो हार्ड लाइनर फैन फॉलोइंग हो ना उसको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गले में ये बात उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन वो असल में ये एक डिक्लेरेशन है कि भाई हमारी जो हालत है वो इन सुपर पावर्स के बीच पतली है। मेजर साहब कह रहे हैं कि देयर इज़ US ऑन वन हैंड एंड रशिया ऑन द अदर, and in between is India and its burgeoning economy. Everyone wants a piece of India, the dollar pie. Oh, and for that New Delhi must walk a diplomatic tightrope. वैसे मेजर साहब एक बात बताएं आपको कि जितना हथियार इंडिया रशिया से ख़रीदता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा चाइना रशिया से ख़रीदता है। तो आपकी ये जो शॉपिंग होती है ये कोई ज़्यादा वैल्यू रखती नहीं है रशियंस के हिसाब से। ये सारा जो गेम है ना वो इन्फ्लुएंस का गेम है, स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं सारे, इकोनॉमिक गेम्स नहीं है। ये आप गड़बड़ मत किया करें। अफगानिस्तान में भी आपने अपने फॉलोअर्स से झूठ बोला कि भाई हमारे पास पैसे हैं, पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है, तो हम जो है वो तगड़े प्लेयर हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिर में आप जबरदस्त हो गए थे। सारी ज़िंदगी अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बात कर करके आप आखिर में जब आप निकले हैं ना ऑपरेशन देवी शक्ति में, ऑपरेशन देवी शक्ति नाम रख के आपने लोगों को सेल करने की कोशिश की कि हम क्यों भाग रहे हैं वहाँ से। उस ऑपरेशन देवी शक्ति में भागने के दौरान, भागते वक्त जो प्रोटोकॉल आपको प्रोटेक्शन मिली थी, वो प्रोटेक्शन आपको अफगान तालिबान ने दी थी कि कोई थर्ड फोर्स ना आके आपके डिप्लोमेट्स को धबरदूस कर दे और इल्ज़ाम हम पे लगे। उन्होंने ही आपको, जिनके खिलाफ आप लड़ते रहे और बात करते रहे, उन्होंने ही आपको वहाँ से सेफ एग्जिट दिया था। तो पैसा वैसा कुछ नहीं होता, स्ट्रेटजिक जो गेम्स होती हैं उसमें असर की बात होती है। और फिर आखिर में मेजर साहब देखें खुद ही चाणक्य फोरम में उसका आर्टिकल शेयर कर रहे हैं खुद ही कि इज इट मे डे फॉर US इंडिया रिलेशंस। मे डे असल में कहते हैं उस आखिरी कॉल को जो कि पायलट्स जब जहाज गिरने वाला होता है ना, क्रैश होने वाला होता है, तो आखिरी कॉल ये दे रहा होता है मे डे मे डे मे डे। कंट्रोल टावर को मे डे कहता है। मे डे का मतलब है कि सब खत्म, खेल खत्म हो गया, हम मरने वाले हैं। तो हिंदुत्व वाले भी इस पर बहस करने लगे हैं कि इज इट मे डे फॉर US इंडिया रिलेशनशिप्स। और वो ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया, उनको पता है कि प्राइस क्या पे करनी है, ये चाइना के साथ जो रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की प्राइस क्या पे करनी है, इज इट मेड फॉर US इंडिया रिलेशन, ये प्राइस है। तो वो भी अब मानने लगे हैं, इस पे बहस करने लगे हिंदुत्व वाले कि क्या अब हमारे अमेरिका से रिलेशंस ख़त्म होने वाले हैं। ज़रा आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फुटबॉल की तरह इधर उधर होना तो चेक करें ना। मोदी जी के आने से पहले एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, ये साहब आ गए, सालों तक अमेरिका की साइड पे रहे, खुद को एक बड़ा एक ग्लोबल पावर दिखाने के चक्कर में रहे कि भाई हम तो कुछ चीज़ हैं।
फिर दोबारा ये हुआ कि अमेरिका से रिलेशन ख़राब, फिर दोबारा रूस की तरफ गए। अब रूस से कोशिशें करवा रहे हैं कि यार ज़रा हम चाइना के साथ हमारी सेटिंग करा दें। अगर ये कोशिशें कामयाब नहीं होती ना तो दोबारा अमेरिका की तरफ। ये फुटबॉल बन गए इंडियन फॉरेन रिलेशंस। कभी उधर किक मार के वो एक पार्टी उधर कर देती है, दूसरी पार्टी फिर किक मार के उसको घुमा देती है वहाँ पे। बड़ी गंभीर सूरत हाल इंडिया के लिए पैदा हो चुकी है मोदी जी के नेतृत्व में। चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने की कीमत इंडिया को ये चुकानी पड़ रही है कि अमेरिका से रिलेशंस डाउन करने होंगे, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बढ़ाने होंगे, अच्छे करने होंगे, लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल पर बात करनी होगी, टॉक्स शुरू करने होंगे, तब जाके चाइना से बचत हो सकती है। बड़ी गहरी एक प्राइस है और लग नहीं रहा कि इंडिया के जो हिंदुत्व के गुंडे हैं वो इस तरह की प्राइस पे करने देंगे मोदी साहब को। और अगर ऐसा करते भी हैं मोदी साहब तो अमेरिका क्या करेगा ये अलग इशू है। इंडिया के साथ वो क्या करेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना, वो भी तो प्रेशर डालेंगे ना। अच्छा वैसे ये जो है ना एक चीज़ बताएं आपको, दूसरी बार हिस्ट्री में हो रहा है कि रशिया जो है वो इंडिया के रिलेशंस से बैलेंस करवाने के लिए, सुलह कराने के लिए कोशिशें कर रहा है। ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार इंडिया की उन्होंने 1960s में मदद की थी जब सोवियत यूनियन था। उस दौर में इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे करवाने में रशिया ने, एक सोवियत यूनियन ने हेल्प की थी, क्योंकि तब इंडिया के जो रिलेशंस थे पाकिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं थे, चाइना के साथ भी अच्छे नहीं थे, दोनों के साथ। तो कम से कम पाकिस्तान वाला जो फ्रंट था इसको नॉर्मलाइज करने के लिए सोवियत यूनियन ने उस वक्त रोल प्ले किया था। हालांकि इंडिया जो था उस वक्त सोवियत यूनियन की तरफ था और पाकिस्तान जो था वो अमेरिका की तरफ था, लेकिन अमेरिका का असर इंडिया के ऊपर भी था उस वक्त भी। लाल बहादुर शास्त्री साहब जो थे ये और पाकिस्तानी सदर अयूब खान ये ताशकंद में मिले थे। सोवियत यूनियन का हिस्सा था उस वक्त ताशकंद, तो वहाँ पे एक मुआहदा हुआ था, आप जानते होंगे, फेमस डिक्लेरेशन थी ताशकंद की, तो वो सोवियत यूनियन के ज़रिए असर ही हुआ था। तो पहली बार कोशिशें कामयाब हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए, ये सोवियत यूनियन यूज़ हुआ था, रशिया। लेकिन अब दूसरी बार ये हो रहा है, दूसरी बार भी रूस की तरफ इंडिया गया हुआ है कि हमारे जो है वो चाइना के साथ रिलेशंस आप ठीक कराएं। लेकिन जब ये ताशकंद का मुआहदा साइन हुआ था तो उसी रात इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब की मौत हो गई थी और आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये क्या हुआ था उनके साथ, किसने किया, क्या किया, नेचुरल मौत थी या वो खुद ही यानी उनको मारा गया था या क्या हुआ था। हतमी तौर पर नो वन नोज, अभी तक किसी को पता नहीं कि ये क्या हुआ था। फाइनली कोई चीज़ नहीं कही जा सकती कि किसी खुफिया एजेंसी ने किया या क्या किया, नोबडी नोज। ये बहुत बड़े गेम होते हैं, इस तरह नहीं होते। जब डिप्लोमेटिक एक भूचाल आ जाता है ना किसी मुल्क के इसमें, तो फिर दूसरी कुव्वतें भी एक्टिव हो जाती हैं। तो बड़ी गंभीर सिचुएशंस हैं इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर। देखते हैं कि कैसे इंडिया इससे बाहर निकलता है, लेकिन अमेरिका को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया के लिए। अगर वो इस तरह जाते हैं चाइनीज़ की तरफ, इवन चाइनीज़ के टर्म्स मान लेते हैं, सरेंडर भी करते हैं, तो अमेरिका से कौन बचाएगा। अमेरिका फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाना है, उनको फिर कैसे फेस करना है, ये एक सवाल है अपने आप में।